नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का कॉलेज के YouTube चैनल पर। मैं इतिहास की सहायक आचार्य सीमा चारण। आज YouTube के माध्यम से हम फाइनल ईयर की कक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, या अगर आप हिंदी में इसे कहें इसका तो गोद निषेध प्रथा, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। थोड़ी सी जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। अब गोद निषेध प्रथा, सबसे पहले तो गोद निषेध जानने से पहले मैं गोद क्या होता है, दत्तक नियम क्या होता है, कानून क्या होता है, उसके बारे में आपसे कुछ जानकारी देना चाहूँगी। प्राचीन काल से ही भारत में परिपाटी चली आ रही है कि किसी इंसान की, किसी पुरुष की, व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी चल और अचल संपत्ति, चाहे उसका राज्य हो, गहने हो, घर हो, ज़मीन जायदाद हो, पशुधन हो, वो सारी उसके पुत्रों में बराबर बांट दी जाती है। और अगर किसी इंसान के पुत्र नहीं हो तो पुत्रियों में, या पुत्री के जो बच्चे होते हैं उनमें। लेकिन जब कोई इंसान की निस्संतान मृत्यु हो जाए, उसके पुत्र पुत्री कोई भी नहीं हो, तो उसकी चल अचल संपत्ति पर हमारे पुराणों में, शास्त्रों में ये व्यवस्था की गई है कि ऐसी परिस्थिति में वो किसी को गोद ले सकता है, अपना दत्तक पुत्र घोषित कर सकता है, और उसकी मृत्यु के बाद उसके दत्तक पुत्र को वो सारे अधिकार मिलते हैं जो कि उसके किसी बायोलॉजिकल पुत्र को मिलते, उसके स्वयं के पुत्र को मिल सकते थे। ये परिपाटी प्राचीन काल से भारतीय समाज में चली आ रही थी। ये यहाँ तक था कि अगर किसी राजा की निस्संतान मृत्यु हो जाती थी, या वो बूढ़ा हो गया, उसे पता है कि मेरी कोई संतान नहीं है, तो वो अपने किसी रिश्तेदार को और किसी दूर के सगे संबंधी को, या चाहे तो किसी प्रिय को ही गोद ले सकता था, और उसके बाद उसके राज्य के सारे संसाधनों पर उसका स्वामित्व, उसके दत्तक पुत्र का स्वामित्व हो जाता था। जब अंग्रेज़ भारत में आए थे तो जैसे जैसे उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया, बंगाल से वो शुरू हुए। शुरुआत में वो ये दिखाते रहे कि हम भारतीयों को सुधारने आए हैं, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था एक कायम करने आए हैं, लेकिन हम यहाँ के रीति रिवाजों का, परंपराओं का जो कानून है, देशी कानून, इनका सम्मान करेंगे। लेकिन जब ज़रूरत पड़ता था तो यही कंपनी, यही अंग्रेज़ इन कानूनों की, इन रीति रिवाजों की, मान्यताओं की, परंपराओं की धज्जियाँ उड़ाने से नहीं हिचकते थे। इसी का एक बड़ा ही बेशर्म खुला उदाहरण है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, या गोद निषेध प्रथा। अब इससे जो नाम जोड़ा जाता है वो हमारे गवर्नर जनरल थे डलहौजी, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे। डलहौजी शुरू से ही साम्राज्यवादी अपने साथ सपने लेकर के आए थे कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का, ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य का कितना मैक्सिमम, अधिकतम विस्तार मेरे काल में हो सकता है, और इसका कितना श्रेय मैं ले सकता हूँ। इसी अपने विचारों को अमली जामा पहनाने के लिए डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की अपनी एक नीति घोषित की, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति थी, गोद निषेध प्रथा। सबसे पहले तो इस प्रथा के अंतर्गत ऐसा नहीं था कि सारे राज्यों पर ही ये लागू होती थी। डलहौजी ने कहा भारतीय जो रियासतें हैं, जिनसे कि लगभग वेलेस्ली के समय में सहायक संधि कर दी गई थी, उन सारी रियासतों को उसने 3 भागों में बांटा। जितने भी भारतीय राजे महाराजे हैं, उनके राज्यों को सबसे पहले 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग था वे रियासतें, वे राज्य जो कभी भी ना तो मुगल सम्राटों के अधीन रहे, ना पेशवा के अधीन, नाम मात्र की भी प्रभुता किसी की भी स्वीकार नहीं करी। ऐसे राज्य जो कि विरले ही थे, क्योंकि जब इतना बड़ा साम्राज्य होता है तो आस पड़ोस के राज्य जो हैं वो उनकी अधीनता स्वीकार कर ही लिया करते हैं। तो डलहौजी का कहना था कि जो प्रथम श्रेणी की रियासतें हैं, इनसे हम ये गोद ले सकते हैं, इनके शासक, अगर निस्संतान मृत्यु हो जाए तो उससे पहले हम इसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे। दूसरी वो श्रेणी थी जो कभी मुगलों के या मराठों, पेशवाओं के अधीन रह चुकी थी। तो इसमें ये निर्णय लिया गया कि सामान्यतया इनको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, नॉर्मली हम इनको परमिशन दे देंगे, मनाही बिल्कुल नहीं करेंगे। और तीसरे जो स्टेट्स जिन पर डलहौजी की तीखी गिद्ध दृष्टि थी, वो स्टेट्स थे, वो राज्य थे
जिनकी स्थापना अंग्रेज़ों ने ही की थी। जैसा कि मैं एक सिंपल सा उदाहरण देना चाहूँगी, टीपू सुल्तान को जब पद से हटाया गया था तब उसकी जगह मैसूर के पुराने शासक को लाकर वापस गद्दी दी गई थी। इसके साथ ही जब पेशवाओं को हराया गया था तृतीय मराठा युद्ध के बाद, तो शिवाजी के वंशज जो थे, सतारा का जो राजा था, शिवाजी के जो वंशज थे उनको वापस ला करके मराठा साम्राज्य का प्रमुख घोषित किया गया था, सतारा का राजा बनाया गया था। तो डलहौजी ने कहा कि ऐसी रियासतों को कोई अधिकार नहीं है कि हमारी निसंतान मृत्यु भी हो जाए और हमारा राज्य अंग्रेज़ नहीं ले। कुल मिलाकर के उसे कोई ना कोई बहाना चाहिए था राज्यों को हड़पने के लिए, चाहे वो पंजाब का राज्य हो, बाद में अवध का प्रशासन कुप्रशासन के नाम से हो। एक इसमें साथ ही साथ जो सबसे बड़ा बहाना था डलहौजी के पास वो था गोद निषेध प्रथा। ना तो कोई युद्ध होगा, ना कोई बात, ना किसी कमीशन को बिठाने की आवश्यकता है। सिंपल, अगर कोई राजा निसंतान उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका राज्य स्वतः ही ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े होते ड्रैगन साम्राज्य में मिल जाता था। अब किन किन राज्यों को डलहौजी ने अपनी इस नीति के बाद में मिलाया, उन राज्यों के नाम भी आपको बता देते हैं और सन भी उनको बता देते हैं। सबसे पहले राज्य था सतारा का राज्य। मैंने बताया था कि पेशवाओं के पतन के बाद शिवाजी के वंशज को बुला करके उसे सतारा की गद्दी सौंप दी गई। तो ये तीसरी श्रेणी की रियासत हो गई। यहाँ जो है अप्पा साहेब का शासन था। अप्पा साहेब की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु निसंतान हुई थी। इस कारण डलहौजी को एक बहाना मिल गया और 1848 में शिवाजी के वंशजों का जो राज्य था वो ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हो गया। दूसरे राज्य थे जैतपुर और संभलपुर। ये राज्य, संबलपुर में राजा नारायण सिंह की निसंतान मृत्यु हो गई थी और इसी कारण डलहौजी को बहाना मिल गया और ये राज्य और जैतपुर का राज्य भी जो इधर ही था, इन दोनों राज्यों को ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया गया। अगला जो शिकार था डलहौजी का वो था बघाट। 1850 में बघाट का जो राज्य है वो भी ब्रिटिश कंपनी ने अपने साम्राज्य में मिला लिया और ये बढ़ती चली गई। 1852 में उदयपुर, ये थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, ये अपना उदयपुर नहीं है, ये मेवाड़ का राज्य कहलाता था या उदयपुर है। ये उदयपुर शायद एमपी में है। 1852 में इस रियासत को भी जो है कंपनी ने निगल लिया, डलहौजी ने निगल लिया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। अगला राज्य था झांसी का। 1853 झांसी के जो शासक थे गंगाधर राव, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से पहले उनका विवाह हो चुका था, हालांकि बच्चा नहीं हो पाया था, जीवित नहीं रह पाया था। तो उन्होंने, उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को गोद लिया था और अंग्रेज़ों से ये निवेदन किया था कि मेरे पुत्र को जो है झांसी का अगला शासक घोषित कर दिया जाए। लेकिन उनकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया और विवश होकर के झांसी की रानी इतिहास में किसी और कारणों से ही एक विद्रोह की पताका बन करके अमर होने जा रही थी। अगला राज्य था नागपुर का राज्य, जो कि 1854 में मिलाया गया। इस राज्य का जो क्षेत्रफल था वो 80,000 वर्ग मील के लगभग था। इतना बड़ा राज्य इस नीति से जो मिलने वाले राज्यों में सबसे बड़ा राज्य था नागपुर का था। और यहाँ क्या हुआ कि नागपुर के जो शासक की जो सारी संपत्ति थी, निजी संपत्ति, जिसमें उनकी जो पत्नी थी, जो और भी रिश्तेदार थी, महिला रिश्तेदार हों, उनके गहने तक छीन लिए गए और इस तरह से नागपुर का राज्य भी ब्रिटिश हुकूमत में शामिल हो गया। इस तरह से सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर, ये सारे राज्य डलहौजी ने गोद निषेध प्रथा या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के माध्यम से अपने बड़े होते साम्राज्य में और शामिल करने के लिए और बड़ा करने के लिए इन राज्यों को निगल लिया। राजस्थान के करौली राज्य में भी उसने ये बहाना लगाया, लेकिन जब ये आगे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमेटी थी उसके सामने ये प्रस्ताव रखा गया तो उन्होंने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया और करौली राज्य जो है डलहौजी के नज़रों से बचा हुआ रह सका। अब इसकी आलोचना जो भारतीय इतिहासकार करते हैं, विशेषकर जो भारत के लोगों ने जब इसको देखा, क्योंकि ब्रिटिश इतिहासकार तो हर चीज़ को जो है एक वैधता प्रदान करने की कोशिश करते हैं। उनके प्रशासकों ने, उनके जो मुख्य अधिकारी थे, उन्होंने क्या बहाने लगाए, उसके लिए हर चीज़ के लिए उनके पास कोई ना कोई लॉजिक होता है। लेकिन अगर निष्पक्ष दृष्टि से देखा जाए तो जब कंपनी ने भारत में साम्राज्य विस्तार करना प्रारंभ किया था तो उन्होंने कहा था कि हम आ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में हम हमारी चीज़ें लागू कर रहे हैं, शिक्षा में हम हमारे
पद्धतियाँ लागू कर रहे हैं, लेकिन रीति रिवाज, परंपराएं, मान्यताएं, इनसे किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जाएगी। जबकि गोद लेने की प्रथा, दत्तक पुत्र बनाने की प्रथा भारत में प्राचीन काल से ही, पुराणों के समय से ही चली आ रही है और इसमें किसी प्रकार का कोई भी विवाद नहीं था। लेकिन डलहौजी को सिर्फ एक बहाना चाहिए था किसी भी राज्य को अपने साम्राज्य में शामिल करने के लिए, और उसने इसके लिए गोद निषेध प्रथा का बहाना लिया। दूसरा है कि द्वितीय और तृतीय श्रेणी की रियासतों में कोई भेद नहीं था। जैसे मैंने बताया, सतारा तो तीसरी श्रेणी में आ गई क्योंकि इन्होंने ही इस राज्य की स्थापना की, लेकिन नागपुर का राज्य तो पहले से ही था। इस राज्य को, भोंसले के इस राज्य को क्यों मिला लिया गया? कहा था कि हम नॉर्मली अनुमति दे देंगे, और चलो राज्य को तो मिलाया जो मिलाया, राजा की व्यक्तिगत संपत्ति, उनके महल, उनके घर में जितना सामान था, यहाँ तक कि रानियों के गहने तक छीन लिए गए। ये उनके लोभ का, कि वो कितने लोभी है, कितना कोई इंसान धन के लिए नीचा गिर सकता है, ये सबसे अप्रतिम इनका उदाहरण है। और अगला है कि ये जो है सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, ये भारतीय परंपराओं, रीति रिवाजों को आदर के लिए नहीं, विशुद्ध रूप से डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी भावना से प्रेरित थी। उस वक्त अंग्रेज़ों का सूर्य चमचमा रहा था और इस चमचमाते हुए सूर्य के ताप को और वृद्धि करने के लिए इन छोटे छोटे जो पौधे थे उनको कुम्भला दिया गया, और इसको कोई तब कहने वाला नहीं था। आज हम जो हैं, जब विशुद्ध रूप से, निष्पक्ष रूप से, एक भारतीय के रूप में नहीं, एक आम इंसान के रूप में जब इस नीति का, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति का जब हम मूल्यांकन करते हैं, तो यही पाते हैं कि ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति किसी स्पष्ट नीति नहीं थी, कोई आदर्श नहीं था, सिर्फ एक ही आदर्श था, साम्राज्यवादी भावना का आदर्श। उसका अनुकरण डलहौजी ने किया। कोई रीति रिवाज, परंपराएं, किसी का भी सम्मान अंग्रेज़ों के मन में भारतीयों के लिए नहीं था। इतना कहकर ही मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी और अपना ये लेक्चर यहीं समाप्त करूंगी। तब तक के लिए ये जो गोद निषेध की प्रथा है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। जब भी कॉलेज खुले, हम लोग मिल करके आपस में डिस्कस करेंगे, ताकि आपके ज्ञान में भी अभिवृद्धि हो और आपको जो शंकाएं भी आ रही हैं उनका समाधान हम सब मिल बैठकर आपस में कर सकें। जय हिंद, जय भारत।